हाय एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए साइंस के, वो देख रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं। आपका ये है आपका तीसरा वीडियो, जो आपके 2024 में जो पेपर आएगा उसके लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वीडियो क्या दिया है आपको। क्वेश्चन पूछा है आपको, निम्न शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखिए। क्या करना है आपको, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है और उसके सूत्र में लिखना है। मैंने अपने पुराने वीडियो में इनके बारे में एकदम डिटेल से बताया कि रासायनिक समीकरण होता क्या है और उनको संतुलित कैसे किया जाता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया आपको। सबसे पहले जिंक का दिया है, उसमें क्या डाला है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, और जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या है, जिंक का सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलने वाली। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिंक क्या एक धातु है और उसको कैसे दिखाया जाता है, सिंबॉलिकली जिंक से प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, और उसको आपको बैलेंस करना है। और यहाँ क्या दिया है, किसमें प्रोडक्ट में बनेगा वो जिंक सल्फेट। ये यौगिक कैसे बनते हैं और सूत्र कैसे लिखा जाता है मैंने सब पढ़ा है। आपको अगर देखना है तो वीडियो देख सकते हो। साथ में क्या निकल रही, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही। ठीक है, और उसको ऐसा दर्शाता है, इसको बैलेंस करना है, ऐसा बोला है। तो यार जिंक का कितने थे आपको, LHS साइड, रिएक्टेंट साइड, जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, और हाइड्रोजन कितने दिए हैं, 2 दिए। इस साइड RHS जिंक की संख्या कितनी है, 1 है। सल्फर कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 दी गई। और हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए। और बैलेंस का मतलब क्या होता है, जितने तत्व समान तत्व LHS साइड मतलब उत्पाद साइड, सॉरी अभिकारक साइड रहेंगे, उतने ही तत्व आपके RHS साइड में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ जिंक का 1 है, तो यहाँ जिंक की संख्या कितनी है, 1 है, मतलब बैलेंस है जिंक। उसी तरह सल्फर कितने इस साइड पे, 1 है, इस साइड सल्फर भी 1 है, मतलब बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, इधर ऑक्सीजन कितने, 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दिए आपको, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सब पहले से ही बैलेंस अभिक्रिया है, सिर्फ आपको इनके सूत्र लिखने थे बस। तो आइए अभी सॉल्व करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको। तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको। पूछा है संक्षारण किसे कहते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय करोजन। करोजन आप किसे कह सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि लोहा है, लोहा को क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। जैसे कि जब शुरुआत में जब लोहा कैसा होता है, एकदम चमकदार होता है, देखा होगा आपने। फिर बाद में क्या होता है, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने के कारण उसका जो कलर होता है लाल कलर का और थोड़ा भूरा हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, जंग लगना या सक्षारण कहते हैं। इसी को कहा जाता है सक्षारण। जैसे आपने देखा होगा चांदी, चांदी कैसे होती है, एकदम व्हाइट कलर की रहती है, लेकिन थोड़े दिन बाद कैसे होने लग जाती है, वो काली कलर की उसके ऊपर परत चढ़ने लग जाती है। तो इसी को क्या करेंगे हम, कि चांदी को जंग लग रहा है मतलब सक्षारण हुआ है। वैसे ही कई तरह से हम बोल सकते हैं कि धातुओं के कलर में चेंज होने से धातुओं का कलर चेंज हो जाता है ऑक्सीजन के कारण, जो एटमॉस्फेयर में या वातावरण में होता है। किसी धातु का अम्ल के कांटेक्ट में आने से या ऑक्सीजन गैस एवं H2 के H2O के संपर्क में रहने से जो जंग लग जाता है उसको क्या कहा जाता है, सक्षारण कहा जाता है। मतलब किसी को सक्षारण कहते हैं, मतलब कलर चेंज हो जाना किसी धातु का, उसी को सक्षारण कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं किसी धातुओं का किसी धातुओं का किसी धातुओं का
अम्ल अम्ल एवं पानी ऑक्सीजन गैस आर्द्रता के संपर्क में होने के कारण उनके तरंग में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्षारण कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, किसी धातुओं का अम्ल, पानी, ऑक्सीजन गैस आर्द्रता के संपर्क में होने के कारण उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसे क्षारण हम कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले आयरन के साथ चमकीला था, ठीक है, वह जो वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके संपर्क में आने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3, इसको कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मतलब वह आयरन से फेरिक ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि लोहे को जंग लग जाता है और कैसा होता है, लाल भूरा रंग का और आयरन कैसा होता है, पहले में चमकीला रहता है थोड़ा सा, और बाद में जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका फेरिक ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है। इसके लिए उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल और भूरा हो जाता है। और ये ज्यादातर आपने और रिएक्शन देखे होंगे, और आपने बारिश के दिन में क्या होता है, जब भी आयरन O2 के साथ प्लस बारिश के दिन में वाटर भी होता है, इसके कारण जल्दी जंग लगता है। उसको मैं इधर लिख देता हूँ, लाल भूरा रंग। और एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है अभी फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, ये भी जंग लगना कहा जाता है। इसके कारण जंग लगता है। हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, जंग लगना कहा जाता है। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं चांदी को जंग लगता है और काली पड़ जाती है, और तांबा कैसा हो जाता है, जंग लगने पर थोड़ा ग्रीनिश कलर का हो जाता है। तो हम कह सकते हैं क्षारण, और ये हमने क्षारण के उदाहरण दे दिए। आई होप आपको समझ में आया। अभी हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, ये कैसे बैलेंस होगा, 4 3 6 H2O और फेरिक ऑक्साइड बनेगा, क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा वो, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, पूछा गया है कि आघात वर्धता क्या होती है और साथ में तन्यता का अर्थ बताइए। ये जो प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है हमारी धातुओं की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो आपको धातुओं के बारे में उनकी जो भौतिक प्रॉपर्टी गुण होते हैं उनके बारे में पूछा है। भौतिक गुण कौन से होते हैं, किसी भी धातुओं में बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे गुड कंडक्टर होते हैं, और साथ में वो क्या होता है, आघात वर्धता वाली गुण होता है उनमें, और साथ में उनका गुण होता है तन्यता का। तो आपको क्या समझना है, सबसे पहले आघात वर्धता क्या होता है और तन्यता क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको आघात वर्धता क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि अगर कोई जैसे कि हमने किसी धातु को लिया और उसको हम पीट पीट कर एकदम पतली चद्दर जैसा बना सकते हैं, ठोक ठोक के एकदम एकदम पतली चद्दर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धातुओं को पीट पीट कर एक पतली चद्दर जैसा बना सकते हैं, किसी भी शेप में, मतलब उनको हम रूपांतरित कर सकते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, उनके जो गुण होता है, भौतिक गुण को हम आघात वर्धता कहते हैं। मीन्स कि हम धातु को पीट पीट कर एक पतली चद्दर में बना सकते हैं। और जो सोना और चांदी होता है वो सबसे ज्यादा गुण उनमें पाया जाता है। आघात वर्धता का गुण सबसे ज्यादा सोना और
चांदी में पाया जाता है। ठीक है, मतलब इनको पीट पीट कर हम पतली चादर बना सकते हैं, सबसे जल्दी उनकी चादर बन सकती है। और अगला गुण क्या बोला है आपको, तन्यता। तो तन्यता का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, किसी को कितना खींच सकते हैं किसी वायर को। मतलब इसमें क्या कह सकते हैं कि किसी धातु को लेंगे और उसको पिघलाकर वायर, एकदम छोटी सी वायर बना लेंगे, पतली सी वायर, उसको खींचेंगे तो कितना खींचा जा सकता है, उसको बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कितना खींचा जा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, तन्यता। हम की किसी धातु को पतला वायर बनाकर कितना खींच सकते हैं, तो इस भौतिक गुण को क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। ठीक है, और तन्यता आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से हम अनुमानित है कि उस वायर को 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, ऐसा अनुमानित कहा गया है। तो उनमें कितनी तन्यता होंगी, तो हम कह सकते हैं कि जो सोना होता है अपना धातु, उसमें सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ। किसी भी धातु को पीट कर पतली पतली चादर बना सकते हैं। ऐसे ऐसे भौतिक ऐसे भौतिक गुण को आघात वर्धता कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको, आघात वर्धता। और सबसे ज्यादा आघात वर्धता वाले धातु कौन से होते हैं, अगर आपको एग्जांपल देना हो तो कौन सा होगा, सिल्वर। सिल्वर, या उसे हम चांदी कहते हैं, और साथ में गोल्ड, जिसे हम सोना भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको तन्यता की डेफिनेशन बताता हूँ। तन्यता किसी भी धातुओं किसी भी धातुओं को एक धातु को पिघलाकर 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 एक एक पतले तार में रूपांतरित कर उसे खींचकर बड़ी कर सकते हैं। ऐसे गुण ऐसे भौतिक गुण को तन्यता कहा जाता है। कि हम पतले तार में रूपांतरित कर उसको खींच सकते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। और उसको क्या कहा जाता है, आघात वर्धता। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सोना और चांदी। ठीक है, या अभी आपको ये 2 एग्जाम्पल देना है। तो आई होप आपको आघात वर्धता और तन्यता के बारे में समझा होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये आपको 2 नंबर के लिए पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, देखते हैं। पूछा गया है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या बोला है आपको, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के बारे में बताना है। एग्जाम्पल देना है सिर्फ आपको। तो एग्जाम्पल क्या दोगे आप, हम बोल सकते हैं कि जो गोल्ड गोल्ड मतलब सोना, वो क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसका जो परमाणु नंबर है, मतलब इसका कितना होता है, 79 होता है परमाणु नंबर। और जो सिल्वर है आपका, चांदी बोलते हैं, ये भी क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और इसका जो परमाणु नंबर क्या है, 47 है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था आपको। तो अभी क्या पूछा है अगला क्वेश्चन, सतत असतत कार्बन यौगिकों का
केवल एक एक उदाहरण लिखिए। आपको 2 नंबर के लिए पूछा है एग्जाम्पल, क्या पूछा है सिर्फ सतप्त और असतप्त यौगिकों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सतप्त क्या होता है और असतप्त क्या होता है। उससे पहले क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा हिंट, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बॉन्ड को आबंध कहा जाता है। ठीक है, तो अभी सतप्त का मतलब क्या होगा, जो दो कार्बनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा। सतप्त बॉन्ड किसे कहेंगे हम, दो कार्बनों के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। मतलब सिंगल बॉन्ड किसे कहेंगे हम, जैसे कि एक कार्बन है, उनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, बराबर। तो इसको क्या कहेंगे हम, सतप्त बोलेंगे। और इनको ही कहा जाता है अल्केन। अल्केन। और दो कार्बनों के बीच में एक तो डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इनको क्या कहा जाता है, असतप्त यौगिक। क्या बोला जाता है इसको, सतप्त। और इनको क्या कहा जाता है, असतप्त। मतलब सतप्त एक प्रकार का होता है, सतप्त एक प्रकार का होता है और उसके हम अल्केन कहते हैं। और असतप्त दो प्रकार के होते हैं, एक अल्कीन और अल्काइन। और एल्काइन। ऐसा असतप्त बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको एल्किन कहा जाता है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, अल्काइन कहा जाता है। तो इनको ही कहा जाता है सतप्त और असतप्त कार्बन के यौगिक। क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, कार्बनों के बीच में बन रहा है, और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। इसके लिए हमेशा एक सिंगल कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ उदाहरण बोला है, तो उदाहरण क्या होते हैं इसके, सुना होगा आपने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, एक ही आबंध होना चाहिए। इसमें कितने होंगे, 2 आबंध, और इसमें 3 आबंध होगा। ठीक है, तो मैं उदाहरण देता हूँ इसके। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, इसके एग्जाम्पल क्या आएगा आपके, इथेन। इथेन, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C2H6। और क्या लिख सकते हैं हम, प्रोपेन। प्रोपेन को हम लिख सकते हैं C3H8। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा एकदम डिटेल में, और सतप्त क्या होता है और सतप्त। अभी तो सिर्फ फिलहाल समझिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको इसके। ठीक है, और आपको असतप्त के एग्जाम्पल किसके देने हैं, डबल बॉन्ड के दे सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे इथीन, इसमें क्या होगा, इथीन, ई लग गया तो उसको क्या बोलते हैं हम, एल्किन बोलते हैं। और उसका बोल सकते हैं हम C2H4। जैसे इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इथीन बोलते हैं। उसी तरह हम लिखेंगे प्रोपिन, C2C3H6। ये उदाहरण किसका है, अल्किन का है। उसी तरह हम अल्काइन का उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि इथाइन, इथाइन और प्रोपाइन। ये उदाहरण किसके हैं, अल्काइंस के। इथाइन को कैसे लिखेंगे हम, C2H2। प्रोपाइन को कैसे लिखेंगे, C3H3। हम इसके जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, 3 1 2 3, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, C3H4। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। तो इस प्रकार हमने इस सतप्त और असतप्त कार्बन यौगिक को समझाया है। इसका आपको उदाहरण क्या लिखना है, इथेन, प्रोपेन। और इसके उदाहरण क्या लिखना है, अल्किन के इथीन और प्रोपिन। और इसके उदाहरण क्या लिखना है आपको, प्रोपाइन और इथाइन। ठीक है,
तो अभी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। हाय एवरीवन, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है प्रकात्मक समूह, कौन से प्रकात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। आपको सिर्फ इन समूहों का एक एक उदाहरण लिखना है। तो सबसे पहले प्रकात्मक समूह क्या होता है। प्रकात्मक समूह हम कह सकते हैं कोई अनरिएक्टिव स्पेसिस को हमको रिएक्टिव करना है तो हमको प्रकात्मक समूह को यूज किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं आपके, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मतलब ज्यादा रिएक्शन को दर्शाते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन को माइनस करके इन प्रकात्मक समूह को जोड़ दिया जाता है, जिससे वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके एल्डिहाइड में उनके प्रकात्मक समूह में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स। और वो कैसे होते हैं, बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स अभिक्रियाशील नहीं होते हैं उनको अभिक्रियाशील करना है तो हमको प्रकात्मक समूह ग्रुप लगाना पड़ता है। इसकी हो गई डेफिनेशन कर सकते हैं। तो प्रकात्मक समूह आपको किसका बोला है, अल्डेहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डेहाइड कैसा होता है, प्रकात्मक समूह कैसा बोलते हैं इसको, ये हो गया आपका एल्डेहाइड। और कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा होता है, इस साइड से कोई अल्किन ग्रुप अटैच होती है और इस साइड से भी कोई अल्किन ग्रुप अटैच होती है और इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आपको सिर्फ इनके एग्जांपल पूछे, मतलब इस साइड से कोई अल्किन लगा दो, मतलब अल्केन या अल्किन और अल्काइन कुछ भी लगा सकते। तो मैं क्या करूंगा, इस साइड से अल्केन लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन को यहाँ से लगा दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा इसको, CH3 डबल बॉन्ड H। ठीक है, तो अभी इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन, एक इसका कार्बन फंक्शनल ग्रुप का और एक कार्बन इसका, किसका, इथेन का, मिथेन का सॉरी। तो इसको पूरे नाम को क्या बोला जाता है, इथेनॉल। मैं आपको इसका IUPAC नेम भी पढ़ाने वाला हूँ, फिलहाल तो आप सिर्फ समझिए। और आपको एक एक एग्जांपल दिए, मैं दो दो लिखवा देता हूँ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। तो इसको क्या बोलोगे, कितने कार्बन है, एक दो तीन, और तीन कार्बन को क्या बोला जाता है अपने हाइड्रोकार्बन्स में, सिंगल बॉन्ड में प्रोपेन। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ई, प्रोपेन का ई को हटा के एल लगा देना है एल्डिहाइड का। तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन, मतलब जो ई होता है ना प्रोपेन का, ई को रिप्लेस करके सिर्फ आपको एल लगाना है, बस इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बोला है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो इस साइड से आपको सिर्फ अल्केन लगाना। तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन को लगा दूंगा इस साइड से, कैसे लगाऊंगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसी तरह इसका नाम लिखना है आपको। इसमें भी क्या करना है, जो अल्केन रहेगा वह ये पीछे का ई हटाना है और ओइक एसिड लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। तो इसको क्या बोलोगे, अल्केनोइक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अल्केनोइक एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन है, तो इसको क्या, दो कार्बन को क्या बोलते हैं हम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इधर, तो इथेन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलना है आपको, इथेनोइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, उसी तरह मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी क्या करूंगा, यहाँ सिर्फ एक CH2 ग्रुप और लगा दूंगा, C डबल बॉन्ड OH। और कितने कार्बन हो गए आपके पास, एक दो और तीन, और तीन कार्बन को क्या बोला जाता है अल्केन्स में, प्रोपेन। तो प्रोपेन का जो पीछे ई रहेगा उसको हटा के सिर्फ ओइक एसिड लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। बस आपको एक एक उदाहरण देना था, मैंने आपको दो दो करवा दिए, नाम भी बता दिया और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी बता देते हैं।
तो हम अभी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको सिर्फ प्रकाश संश्लेषण विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रकाश संश्लेषण किसे कह सकते हैं आप, कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो इसके सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण पूछा है, तो हम क्या करते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिख के। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करने का कार्य कौन करता है, पेड़ करते हैं। वो साथ में जो जड़ों में पानी होता है उसका यूज भी किया जाता है उनके भोजन बनाने में। और इस विधि को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, सनलाइट, मतलब सूरज से जो किरण आती है वो कार्य करती है। और साथ में एक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोला जाता है, मतलब क्लोरोफिल नामक एक एंजाइम्स होता है किसमें, अपने प्लांट्स में। उसका कार्य होता है सनलाइट को एब्सॉर्ब करने का कार्य किसका होता है, इस क्लोरोफिल का। और किसमें रूपांतरित करने का काम करता है, ग्लूकोज में। कैसा होता है, इस ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस साथ में ये जो गैस बाहर निकलती है जिसको हम ग्रहण करते हैं, इस गैस को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब ये गैस बाहर हो जाती है, जिसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस, जो हम को प्रदान करते हैं। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अभी बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको लेंगे हम 6 क्योंकि 6 कार्बन तो 6 लेने पड़ेंगे। और साथ में ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे टोटल, ये 6 और 12, मतलब यहाँ से कितने हो जाएंगे 6 और कितने हो जाने चाहिए है 12, 12 से 18, 12 होने पहले इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो रिएक्शन है अभी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसी रिएक्शन को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण होता है। कि आप क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में से, और जड़ क्या करती है, H2O प्रदान करने का काम करती है। फिर सनलाइट से वो क्या रिएक्शन करते हैं और उनका जो भोजन है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में जो ऑक्सीजन गैस है अपने को प्राप्त हो जाता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा कह सकते हैं हम, ऐसा होता है, इस टाइप के, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं अगला क्वेश्चन।